जीवन के सफर में जो आगे बढ़ता है ना, मेरी बात से लोग सुनकर महसूस भी करना, जिसका विजन ठीक नहीं होता वो कभी बड़ा नहीं बनता। उससे बाहर नहीं भाग सकते। मैंने कोई ऐसा काम ना कभी किया है ना करेंगे। मैंने कहा मैं इसके लिए कभी किसी से ये नहीं कहता कि आप मुझे मेरी किसी जांच में मेरे संग न्याय। मैं कहता हूँ बस न्याय कर दो। आप न्याय करेंगे, अपने आप न्याय सब चीजें सामने आ जाएंगी। न्याय अपने आप। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही है। नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हम हैं बुंदेलखंड की चर्चित शख्सियत दीपनारायण सिंह यादव जी के संगे, जो अपने कठिन समय को पीछे छोड़ के और आज पहली बार शायद कोनो मीडिया से बात कर रहे हैं। और दीपनारायण जी हमारे संगे। भाई साहब राम राम। राम राम सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना व्यस्त समय निकालकर हम लोग के बीच में आए। इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आप बुंदेलखंड आए और अपनी बुंदेलखंड के लोगों की बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, लंबो समय होगा, कई महीना गुजर गए, कठिन समय के बाद अब अचानक से निवाड़ी में प्रवेश। देखिए, जो समय गुजरा है, मैं कह सकता हूं कि उसकी सत्यता की जानकारी आम जनमानस को भी है। और मैं कह सकता हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी जानेंगे सच्चाई, उस दिन जिन लोगों ने ये साजिश की थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जहां तक सवाल, मैंने कहा कि दो अदालत है हमारी जिंदगी में। एक अदालत है लोगों के बीच की, लोगों के बीच में हम लोग अपने जीवन यापन करते हैं। एक भगवान की भी अदालत है। वो हमारे जो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको भी सब कुछ, उससे नहीं छुप सकता कुछ। मैं कह सकता हूं सबसे बड़ी अदालत ने मुझे न्याय दिया। और जिन लोगों ने ये भ्रम फैलाकर जो कहानी गढ़ी थी, जितनी झूठी घटनाएं सुनाई गई हैं, वो मेरे राजनीतिक जीवन को भी जानते थे। मैं सही है कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में कोई राजनीति नहीं थी। मेरे ताऊ, मेरे दादा, मेरे पिताजी प्रधान रहे, मेरी माँ भी प्रधान रही। लेकिन और बड़ी राजनीति में तो मैं बचपन से अचानक आया। पढ़ते पढ़ते इंटर कॉलेज में BIC में अध्यक्ष बनने का मौका मिल गया। 18 साल की उम्र में मैं बिहार इंटर कॉलेज का अध्यक्ष बना। उस समय मेरी सोच बड़ी थी, भगवान की कृपा शामिल थी। मैंने इंदिरा गांधी जी की मूर्ति लाके BIC स्कूल में लगाई। और उस समय उस मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए शीला दीक्षित जी, जो प्रदेश की जाके दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उस समय कन्नौज से सांसद थी, पहली बार राजीव गांधी कैबिनेट मिनिस्टर थी, वो उसका उद्घाटन करने आई। तो मैं कह सकता हूं कि भगवान ने एक मुझे राजनीति ले जाने का रास्ता बनाया। फिर मैं डिग्री कॉलेज में आया। डिग्री कॉलेज में भी मुझे सबसे कम छोटी उम्र का मैं अध्यक्ष बनने का एक सौभाग्य मेरे जीवन में जुड़ गया। उसके बाद में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी को छात्र संघ शपथ ग्रहण में लेकर हम आए और मेरे समाजवादी आंदोलन में एक नई भूमिका तय हो गई। मैं उस पार्टी दल के साथ, आंदोलन के साथ शामिल हो गया। मैं 1993 में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बन गया। छोटी सी उम्र में मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। मैं लगातार 9 साल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। पार्टी में भी मुझे बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की, लोगों की आशीर्वाद दुआएं साथ चली। मैं पार्टी के विभिन्न संगठनों में प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोहियावानी में रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला। मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं लगातार 30-35 वर्षों से मेरे जीवन का जो सफर है वो लोगों के बीच में गुजरा है। मेरी जिंदगी का एक एक पल लोग साक्षी हैं। मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया, क्या लोगों से कुछ छुपा है क्या? इस बीच में कोई भी चीज ऐसी बनी हो बताएं। मैं लगातार, मेरे पास 1993 से सरकारी सुरक्षा है। और जिस दिन मेरे खिलाफ घटना रची गई, उस दिन भी बीच बीच में वायु सेना सुरक्षा भी मिली। मेरे तमाम मित्र, सहयोगी, साथी और राजनीति के करने वाले मेरे सभी भाई, विभिन्न दलों में काम करने वाले लोग भी जानते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि षड्यंत्र तो किसी के खिलाफ भी रचा जा सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीती आई और सच्चाई हमेशा जीतेगी। इसलिए मैं उनकी दुआओं से बाहर आया हूँ। लेकिन आर्थिक तौर पे भी बहुत सारी चीजें हुई जी। मकान में हम लोग जाते हुए इतने तो आज पहली बार आए, मकान भी आपको और सारी प्रॉपर्टीज, तो आर्थिक भी कई सारे नुकसान हुए। देखिए, मैंने कहा कि जीवन के सफर में जो आगे बढ़ता है ना, मेरी बात से लोग सुनकर महसूस भी करना, जिसका विजन ठीक नहीं होता वो कभी बड़ा नहीं बनता। एक सीमा है बड़े बनने की। जब आप अच्छा सोचते हैं तो भगवान अच्छे रास्ते बनाता है, आपके अच्छे सहयोगी बनते हैं। और जीवन की सफलता व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक आम सब लोग सहयोग से बनने के कारण, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीति हो। मुझे एक संयोग मिला, समय समय पर मुझे अच्छे साथी राजनीति में मिले, संदर्शक अच्छे मिल गए। ऐसे ही व्यापार में भी मुझे अच्छे साथी सहयोगियों को सहयोग जोड़ा, हम लोग व्यापार में आगे बढ़े। लेकिन हर चीज पारदर्शी। आज से मैं 30 साल पहले से, मैं 1992-93 से रिटर्न दाखिल कर रहा हूँ। और जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, एक बार आप रिटर्न दाखिल कर देते हैं इनकम टैक्स में, तो आपकी जिंदगी बन जाती है सब नियम कानूनों से। उससे बाहर नहीं भाग सकते। मैंने कोई ऐसा काम ना कभी किया है ना करेंगे। मैंने कहा मैं इसके लिए कभी किसी से ये नहीं कहता कि आप मुझे मेरी किसी जांच में मेरे संग न्याय। मैं कहता हूँ बस न्याय कर दो। आप न्याय करेंगे, अपने आप न्याय, सब चीजें सामने आ जाएंगी। न्याय अपने आप मिल जाएगा। जहां तक सवाल नुकसान का है, तो मैंने कहा कि नुकसान तो ऊपर वाले की दया और दृष्टि पर निर्भर है। आपको लगता कि हमारा जो मकान छीनकर उन्हें खुशी मिल गई होगी। मैंने कहा जो, अगर कहते नहीं कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसके लिए कभी न कभी गड्ढा बन जाता है। मेरा अपना यही मानना है। मेरा दृष्टिकोण अच्छा है, मेरा सोच तरीका अच्छा है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा और अपनी व्यथा, अपनी बात सुना दूंगा,
उस दिन सब चीज़ें 1 मिनट सब ठीक हो जाने वाली हैं और इन सारी लोगों की कलई खुल जाने वाली है जो लोगों ने ये सब कहानी गढ़ के सुनाई गई है। लेकिन अब राजनीतिक तौर पे भी अब आप मध्य प्रदेश में सक्रियता है, भाभी आप विधायक रही हैं निवाड़ी में, ये बार फिर से आपने मतलब बाहर आते ही एकदम तत्काल में निवाड़ी में तैयारी शुरू? देखिए, राजनीति में हम लोगों की कोशिश है कि हमारी कोशिश किसी की बेहतरी की वजह बन जाए। हम समाजवादी लोगों की वो जो आंदोलन की लड़ाई है वो आज से नहीं है, वर्षों पुरानी है। आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद वो लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ भी रही और वो लड़ाई अनून सत्ताओं के खिलाफ भी रही है, जिन सत्ताओं के फैसले गांव गरीब के खिलाफ हैं। मेरी आज भी कोशिश है कि मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां की जनता ने लगभग 30 साल से मेरा साथ निभा रहे हैं। मैं 98 में पहली बार चुनाव लड़ा था, 98 में पहली बार, 26 साल मेरी उम्र थी, मैं पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ा। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी और हम और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव हो गया था। मैं कहता हूं वहां उसके बाद मेरे हरगोविंद कुशवाहा जी चुनाव लड़े, फिर मेरी पत्नी लड़ी, वो एमएलए रही, फिर हारी। लेकिन वहां की जनता अभी भी, हमने कहा सेकंड पोजीशन पे हम लोग रहे, 2-4 हजार वोट से हारते रहे, जीतते रहे चुनाव हम। तो मैं कह सकता हूं वहां की जनता समाजवादी पार्टी के, समाजवादी आंदोलन से साथ खड़ी है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं भली मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, आज मेरी हालात कुछ बदले हुए हैं, परेशानियों के कारण घेरे हुए हैं लोग, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं उन्हें कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूं। मैं तो राजनीति में जिन लोगों ने इतने लंबा सफर हमारे साथ तय किया, उनके साथ हम जिएंगे और उनके लिए कुछ बेहतर करने का जब भी मौका मिलेगा, उस मौके को कोशिश करेंगे कि वो मौका मिले और जिससे वहां के लोगों की खुशहाली के लिए कुछ नया काम कर सकूं मैं। आपकी दोबारा से तैयारी शुरू हो गई को लेकर? कांग्रेस के कछु समीकरण गड़बड़ा गए, बे कछु प्रत्याशी ऐसे ढूंढ रहे थे कि उनको एक आधार बन पाए निवाड़ी में, तो अब कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा गए, तो सपा या कांग्रेस ने भी आपसे कछु संपर्क करेगा? देखिए, हम समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, समाजवादी आंदोलन में काम कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया जी के सामने भी नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा था कि आप जो है सामने न लड़ो हमारे, और बगल की सीट से हम आपको एमपी बनाएंगे, आपको जरूरत है पार्लियामेंट में, पर डॉक्टर लोहिया माने नहीं थे। वही लड़ाई हमारी आज भी जारी है। हमारी लड़ाई कांग्रेस से किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी कांग्रेस के फैसलों से लड़ाई थी, कल भी है, आज भी हमारी बीजेपी के लोगों से कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि फैसलों की लड़ाई है। यदि आपको इतना बड़ा मौका दिया तो आपने बदले में लोगों को क्या दिया? तो मैं कह सकता हूं कि आज भी मेरा फिर वही कथन है कि मध्य प्रदेश के भोले वाले लोगों, किसी दल को बनाने की लड़ाई मत लड़ो। आप अपनी जिंदगी बदलने की लड़ाई कब लड़ोगे? आप किसी को बनाकर आप कोई जीत जाए और आप हार जाओ, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप ऐसा बनाओ, मैंने कहा कि आज भी जो राजनीतिक गणित है वो फिर इर्द गिर्द है, दोनों पार्टियों के बीच में जबरदस्त मुकाबला है। तो मैं खासतौर से निवाड़ी के लोग या समाजवादी पार्टी को जहां मौका मिलेगा, हम लोग वांटेड भी जा रहे हैं, वहां भी कहेंगे लोगों से कि हे इस क्षेत्र के मध्य प्रदेश के भोले वाले लोगों, किसी को बनाने की लड़ाई नहीं, मौका पाने की लड़ाई है। मौका पाओ, तुम बनाने वाले बनो। जो सरकार बनेगी तुम्हारे सहयोग के बगैर ना बने, समाजवादी पार्टी के सहयोग के बगैर ना बने। मैं वादा कर सकता हूं जो 20 साल में तुम्हारे साथ नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखा दूंगा। मेरी यही कोशिश है। जनता के मन में ये भाव है, एक नई राजनीति शुरू हो गई। लोग जनता पे एहसान कर रहे, राजनीति करने वाले लोग जनता पे एहसान नहीं कर सकते। आपके पास कोई अधिकार जनता पे एहसान करने का नहीं, उसी का तो वोट है और उसी का ही नोट है। उसके पैसे पर थोड़ा सा खर्च करके आप उनकी भाई लेकर आप उन पे एहसान गिना देंगे। मैंने कहा ये तो बदलना पड़ेगा नजरिया लोगों को, और मैं सोचता हूं कि धीमे धीमे जागृति बढ़ी है लोगों की। लोग समझ गए हैं कि आप थोड़ी सी राहत देकर हमारा बाकी पैसा कहां है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 3.5 लाख करोड़ है तो जनता जानना चाहती है मेरी कमाई का पैसा 1 साल का तुमने कहां खर्च किया, ये तो मुझे बताओ। और जनता जब तक ये सवाल अपने नहीं उठाएगी, नहीं जागेगी, नहीं जानने की कोशिश करेगी, तब तक ये छोटी छोटी बातों में लेकर तुम्हारी जिंदगी से राजनीति करके खेलते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम ये तो नहीं कहते कि हमारी भूमिका क्या होगी, पर हमारी भूमिका जरूर, अगर मेरी बात लोगों तक पहुंची तो मैं दोनों दलों के बीच में एक विकल्प खड़ा करना मैं चाहता हूं। मेरी तो आज ये मानना मेरा है, और मैं सोचता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब अगर आज होते तो निश्चित तौर पर ये मानते। उन्होंने एक बहुमत की सीमा बनाई कि आधे से अधिक लोगों का वोट मिल जाए। पर मैं आज ये कह सकता हूं, मेरी ये सोचना है कि लोगों से मैं अपील करूंगा, मध्य प्रदेश के लोगों, कभी बहुमत की सरकार मत बनाओ, कमजोर सरकार बनाओ। कमजोर सरकार मजबूत फैसलों के लिए तुम गरीबों अपने मजबूत फैसले करा सकते हो, लेकिन बहुमत के बाद लोकतंत्र राजतंत्र बदल जाता है। बहुमत के बाद फिर नेता एहसान, सरकार एहसान शुरू करती है। आप कहो कि तुम्हारे भरोसे सरकार चले, आप सरकार कमजोर बनाओगे, आपके लिए मजबूत फैसले लेने के लिए बाध्य होगी सरकार, तुम्हें हिसाब देने के लिए बाध्य होगी। और जिस दिन बहुमत बना दोगे, लड़ने तक सेवक है, लड़ने के बाद शासक की तरह बात होगी। ये फैसला तुम्हें करना है। मुझे पूरा यकीन है मेरी लोगों तक बात पहुंचेगी। तो गरीब एकजुट है, परेशान है, गांव के लोग कर्ज में डूबे हैं, लोग परेशानियां बढ़ी घटी नहीं है। भाषण बातें अच्छी मिली हैं लोगों को, सरकारों ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं, पर वादे अगर जमीन पर देखोगे आप तो गरीबी बढ़ी है, कर्जा बढ़ा है, परेशानी बढ़ी है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी का इंतजाम नहीं है, रोजगार कोई इंतजाम नहीं है। जब कोई इंतजाम नहीं है तो ऐसी सरकार बनाने से फायदा क्या होने जा रहा है?
मेरी लड़ाई ना बीजेपी से ना कांग्रेस से है, पर एक ऐसी सरकार बनाने की ऐसी है। मैंने कहा कि तीसरा विकल्प भी जिंदा रखो, जिससे तुम कभी कभी सरकार बेईमान हो जाए तो गिराने की स्थिति बना लो, उसे रोकने की स्थिति बना लो, वरना 5 साल में तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है आपके जीवन में। और मेरी कोशिश होगी, हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि हम तीसरा विकल्प बने और सरकारों को मजबूर करें कि नहीं, लोगों के हितों में फैसले लोगे तो सरकार चलेगी, तभी सरकार बनेगी, तो नहीं बनेगी। लेकिन निवाड़ी में एक आखिरी सवाल के जब आप चुनाव लड़त, भाभी चुनाव लड़ती, एक बार तो जीत गए, उसके बाद से जब चुनाव लड़ तो एक कई जात के बाहर के लोग आ गए, गुंडई बढ़ जाए, जो बढ़ जाए, तो जे एक बड़ा मुद्दा बनावे की कोशिश होती, ई को लाभ भी भाजपा को मिल जाए। देखिए, निवाड़ी नहीं, इस देश की राजनीति को अगर आप इस रूप में देखेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि मोदी जी आके यूपी में लड़ रहे तो बाहर के हैं क्या, वो क्या गुजरात बना देंगे, क्या बना देंगे, क्या कर देंगे, इससे बातें। उमा भारती जी बहन हमारी लड़ने यूपी आई। ये देश हमारा है, हम लोग सीमाओं से, आप हमें सीमा रेखांकित कर सकते हैं, पर हमारे रिश्ते नाते संबंध सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति में हम इसको अलग नहीं देख सकते। हमारा जहां तक लोगों का सवाल हम लोगों के समर्थन का है, तो वहां के लोगों ने कभी नहीं हराया। आप देख लो, आप जो लड़ने वाले दल हैं उनकी स्थिति क्या है। पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार कांग्रेस ने यादव को टिकट दे दिया हमारे खिलाफ लड़ाने के, 10, 11, 12,000 वोट पाए वो, और हमें 4,000, 5,000 वोट से हम चुनाव हार गए। तो हमने तो जीतने की कोशिश की, जनता ने, वहां के लोगों ने हमें जिताने की कोशिश की, उन्होंने हमें बाहर का नहीं अपने घर का मान के वोट दिए। हम 44-45,000 वोट पाए, हम कभी भी सेकंड पोजीशन उस पर नहीं, 2-4 हजार वोट से हम हारे हैं। और मैंने कहा कि अगर राजनीति करने वाले लोग उद्देश्य के साथ, अगर हराने के उद्देश्य से लड़ेंगे तभी हरा सकते हैं। हमको मिलकर दोनों दलों को मिलना पड़ेगा। अगर दोनों दल मिलेंगे नहीं तो समाजवादी पार्टी को निवाड़ी सब की बार कोई नहीं हरा पाएगा। तो दीपनारायण यादव जी को कहते कि अगर कांग्रेस और भाजपा दो ही जने मिलकर हरापे तो ही जो है समाजवादी पार्टी को हरा सकते निवाड़ी में, नहीं तो समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। और जेल से लौटने के बाद पहली बार ये पूरी खास बातचीत बुंदेली बौछार पे आपने देखी। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।